चंदनपुर राज्य के छोटे से गांव गोपालपुर में रहने वाला हरिया एक गरीब आदमी था। उसे जो भी काम मिलता वह करता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी शारदा का पेट पालता है। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम श्याम रखा। सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो हम 3 हो गए हैं। इसीलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने शारदा? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से खेत लिहान में मैं भी मजदूरी करने जाया करूँगी। शारदा की बात सुन हरिया दुखी हो उठा। शारदा, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिया हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। हाँ शारदा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। सब पूर्व जन्मों की पापों का फल है। 12 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन फिरते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर ही रह गई है? हरिया शारदा को या कहकर दोनों दुखी हो जाते हैं और फिर 10 साल देखते ही देखते कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर एक रात हरिया को सपना होता है। हरिया, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? देवी माँ, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत है। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे श्याम को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो हरिया, चाहे तुम्हें अपना तन पेट काटना पड़े, पर श्याम को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। तत्काल ही हरिया की आंखें खुल गईं और वह सोचने लगा, यह मैंने कैसा सपना देखा? सुबह जब उसने शारदा से रात को देखी हुई सपने की चर्चा की तो शारदा कहने लगी, सुनो जी, तुम श्याम को लेकर आज ही शांतिनगर चले जाओ। शांतिनगर? पर वहाँ क्यों? शांतिनगर में दयाशंकर नाम का विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। तुम श्याम को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन शारदा, इस काम के लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वह धन? इसके लिए तो आप अमीर चंद के पास चले जाओ। क्या अमीर चंद के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है। श्याम की शिक्षा है तो उनसे कर्ज ले लो। शारदा, अमीर चंद अत्याचारी महाजन है। वह हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वह बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर उधारण चुकाने पर वे बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात सरस्वती माँ ने श्याम को शिक्षा दिलवाने को कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाए। परंतु कर्ज लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? अमीर चंद बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को भी कर्ज नहीं देते हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। तुम अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रखाना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने का यही तो एक आसरा है। भगवान न करे यह भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ सोचो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तभी उसी दिन हरिया अमीर चंद के यहाँ पहुंचा और कहने लगा, राम राम सेठ अमीर चंद जी। कहो हरिया, कैसे आना हुआ? दरअसल सेठ जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। हाँ हाँ कहो हरिया, क्या अर्ज है तुम्हारी? सेठ अमीर चंद जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। कर्ज किस लिए? दरअसल सेठ जी, मैं अपने बेटे को पढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए सेठ अमीर चंद जी। ओ, तो तुम कर्ज लोगे किस पर? अरे मतलब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? सेठ जी, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर बस एक झोपड़ी ही है मेरे पास। बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। सेठ अमीर चंद मन ही मन सोचने लगा, हाँ, सौदा बुरा नहीं रहेगा। हरिया कर्ज तो अदा कर पाएगा नहीं, फिर उसके झोपड़े पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है हरिया, मैं तुम्हें 10,000 उधार दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर सेठ अमीर चंद ने एक कागज पर हरिया का अंगूठा लगवा लिया और कहने लगा, पूरे 15 वर्ष की मोहलत देता हूं मैं तुझे। यदि इन 15 वर्षों के अंदर तू मेरा कर्ज ना चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। अब बोलो, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ ठीक है, मुझे यह स्वीकार है सेठ जी। फिर सेठ अमीर चंद ने उसे 10,000 रुपए हरिया को दे दिया।
भगवान तुम्हारा भला करे सेठ जी। फिर अगले दिन हरिया अपने बेटे श्याम को साथ लेकर शांतिनगर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद हरिया और श्याम शांतिनगर में दयाशंकर गुरु के आश्रम में पहुंच गए और हरिया कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी मैं चंदनपुर राज्य के छोटे से गांव गोपालपुर में रहता हूँ। मेरा नाम हरिया है और यह मेरा बेटा श्याम है। मैं अपने बेटे श्याम को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास लाया हूँ गुरुजी। फिर हरिया ने तुरंत पैसों से भरी थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या है इस थैली में? इसमें 10,000 रुपए हैं गुरुजी। मैं जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ, इससे अधिक और आपको नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। कि तभी गुरुजी सोचने लगा, बड़ा भोला आदमी लगता है ये, इसे निराश करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। हरिया तुम्हारा पुत्र 15 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। जी गुरुजी। हरिया अपने बेटे श्याम को दयाशंकर गुरु के गुरुकुल में छोड़ आया। हरिया और शारदा का दिनचर्या पहले के ही दिन भांति फिर चलने लगा। इधर श्याम दयाशंकर गुरु से शिक्षा पाने लगा। 15 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला कि तभी गुरुजी कहने लगे, श्याम, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा हमें। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किस योग्य था। श्याम ने गुरु के चरण स्पर्श किए। श्याम, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में न जाने वह कब से बाट जो रहे होंगे, जाओ। फिर श्याम उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया और फिर लंबा सफर तय करके वह अपने गांव गोपालपुर पर पहुंच गए। ये युवक कौन है? श्याम ने आगे बढ़कर हरिया के पैर छू लिए। अरे अरे, क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं श्याम हूँ पिताजी, आपका बेटा श्याम। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताज, मैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम शारदा? शीघ्र आओ, देखो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके लौट आया है। तुरंत ही शारदा बाहर आई और श्याम को देखकर बहुत खुश हुई। श्याम माँ की पैर छुआ और शारदा की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। शारदा, अब हमें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अब नौकरी करेगा और हमारे पूरे दिन भी बीत जाएंगे। भगवान करे वो दिन शीघ्र आए जी। पूरे 15 वर्ष तो बीत चुके हैं। चलो भाई, चलकर अब हरिया से 10,000 लौटाने का तगादा करने का समय आ गया है। फिर उसी दिन सेठ अमीर चंद हरिया के घर की ओर चल पड़ता है। लगता है हरिया का लड़का पढ़ाई पूरी करके आ गया है। अरे आप सेठ अमीर चंद, बोलिए कैसे आना हुआ? अरे बच्चे, भूले नहीं तुम मुझे? सेठ, आप कोई भूलने की चीज हो क्या? कहिए ना कैसे आना हुआ आपको? तुम्हारे माता पिता कहाँ है श्याम? श्याम यह सुनकर चुप रहा। यह देखकर सेठ अमीर चंद के तेवर चढ़ गए। अरे बताते क्यों नहीं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुनो सेठ, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को कटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या बोल रहे हो बच्चे? कहीं अधिक पढ़ाई करके पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ सेठ, मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है श्याम आवश्यकता से अधिक पढ़कर आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अरे यह कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, यह बताओ। श्याम ने पुनः पहली वाली बात दोहरा दी, जिसे सुनकर सेठ अमीरचंद बुरी तरह खींच गया। श्याम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने 15 वर्ष पहले यह झोपड़ी गिरवी पर रखकर मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे। क्या सेठ, सचमुच मेरे पिताजी आपसे कर्ज लिए थे? हाँ, हरिया ने 15 वर्ष बीतने पर भी वो रुपए मुझे नहीं लौटाए। आज मैं अपने पैसों लेने आया हूँ,
यदि तुम सच सच बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो क्या करोगे तुम सेठ अमीरचंद? तभी सेठ अमीरचंद सोचने लगा। लड़का बड़ा चालाक है, इससे चालबाजी से काम लेना होगा। श्याम, अगर तुम बताओगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो मैं उधार दिए हुए पैसों वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सेठ अमीरचंद, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? अरे, मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूं कि यदि तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं, तो मैं उधार के सारे पैसा वापस नहीं मांगूंगा। सेठ, यह पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, अतः इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करना होगा? यदि आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तभी सेठ अमीरचंद मन ही मन सोचता है, यह बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तभी सेठ अमीरचंद की नजर उसकी झोपड़ी पर बैठी चिड़िया पर पड़ी और वह कहने लगा, हाँ तो सुन, मैं इस चिड़िया को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ उधार माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात। आप सुनो, मैंने आपसे कहा था कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वह पेड़ काटकर किसी मकान के सामने बांध लगाने गए हैं। ओ, तो यह मतलब था तुम्हारा। मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरी बात का मतलब था कि वह पंखे बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा हो सके। हाँ, तुम सचमुच बुद्धिमान हो श्याम। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सेठ अमीरचंद को जाते हुए देखकर श्याम सोचने लगा, सेठ अमीरचंद, तूने आज तक बहुत भोले भाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है ना? देख अब तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब हरिया और शारदा घर वापस लौटे तो श्याम ने बताया, पिताजी सेठ अमीरचंद आया था। ओ शारदा, अब क्या होगा हमारा? पिताजी आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उस हरमखोर सेठ अमीरचंद से मैं निपट लूंगा। लेकिन तुम कैसे बेटा? सेठ अमीरचंद बहुत ही चालक है। पिताजी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वह ठीक ही करेगा। अगले दिन सेठ अमीरचंद फिर आ जाता है और उस दिन भी श्याम ही घर पर था। सेठ अमीरचंद, आज कैसे आना हुआ? अरे, अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? तुम कौन से उधार की बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, उसी उधार की जिसे कल तुमने माफ कर दिया था। क्या मैंने कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो श्याम। सेठ अमीरचंद, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया तो वापस करने का सवाल ही नहीं उठाता। श्याम, मैं तुझे और तेरे बाप को बख्सूंगा नहीं। मैं दरबार में तुम दोनों की शिकायत लेकर जाऊंगा। जाओ जाओ, यह इच्छा भी पूरी करके देख लो सेठ। फिर अगले दिन सेठ अमीरचंद दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए। सेठ अमीरचंद, कौन परेशान कर सकता है तुझे भला? महाराज, गांव में हरिया ने 15 वर्ष पूर्व मुझसे 30,000 रुपए लिए थे, पर अब मांगने पर उसका धूर्त पुत्र साफ मना करता है। हरिया और श्याम को दरबार में बुलवाया गया और महाराज कहने लगे, हरिया, यह क्या मामला है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की ओर से मैं पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? यह सच है महाराज कि 15 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने सेठ अमीरचंद से कर्ज लिया था। तो फिर उसे लौटा क्यों नहीं रहे हो? वही तो बताने जा रहा हूँ राजन। कल सेठ अमीरचंद हमारे यहाँ पर आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का मुझे वचन दिया था। फिर कर्ज लौटाने का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। अरे ओ श्याम, सुनो, क्या अपनी बात सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? फिर तभी श्याम ने विस्तार पूर्वक राजा को अपने और सेठ अमीरचंद के बीच में कल हुई बातचीत के विषय में बताया। तो एक चिड़िया है तुम्हारी गवाह? हाँ राजन, सेठ अमीरचंद ने एक चिड़िया को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो श्याम, यह कोई साधारण पंचायत नहीं है। अभी तू राज दरबार है। यहाँ
पर ऐसी मनगढ़ंत बातें स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करें महाराज, मैं मनगढ़ंतम कहानी नहीं, अभी तो सच कह रहा हूँ। कल सेठ हमीर चंद ने अपने हाथ पर बैठी चिड़िया को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। महाराज, यह लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था तब चिड़िया मेरी हाथ पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। झूठा कहीं का। यह सुनकर राजा मुस्कुरा उठा। सेठ अमीर चंद को अब अपने भूल का आभास हुआ। आवेश में आकर मैंने यह क्या कह दिया। जिस बात को मना कर रहा था उसे ही स्वीकार कर बैठा। तभी हरिया के पुत्र श्याम मन ही मन सोचता है, सेठ हमीर चंद, आखिर तू मेरे शब्द जाल में फंस ही गया। सेठ अमीर चंद, तुम्हारी बात से यह सिद्ध होता है कि श्याम का कहना ठीक है। अमीर चंद, सच सच कहो कि तुमने कितना कर्ज दिया था। महाराज, भगवान झूठ ना बुलाए। हरिया को मैंने 10,000 रुपए कर्ज में दिए थे। परंतु तुम तो 30,000 रुपए की फरियाद लेकर आए थे। क्षमा करे महाराज, मैं भूल से 10,000 की जगह 30,000 रुपए कह गया था। अमीर चंद, हम समझ गए कि तुमने वह सब भूल से नहीं, अभी तू जानबूझकर कहा था। हमारा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए श्याम के पिता हरिया का कर्ज माफ करना होगा। जी महाराज। मरता क्या ना करता। श्याम ने जाल ही ऐसे बिछाई कि फंसना ही था। और फिर महाराज कहने लगे, देखो अमीर चंद, बहुत दिनों से तुम्हारे विरुद्ध हमें शिकायतें मिल रही थी, पर हम किसी ठोस अवसर की खोज में थे। आज वो अवसर हमें मिल गया। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। जी महाराज। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना धंधा छोड़ दो, धंधा करो पर ईमानदारी से करो। फिर सेठ हमीर चंद मुंह लटकाकर दरबार से चला गया। तभी राजकुमारी कौशल्या, जो कि पर्दे की ओर से यह सब कुछ देख रही थी, सामने आई और प्रसन्न होकर श्याम से कह उठी, युवक, तुम्हारी सूझबूझ की मैं दांत देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा को प्रणाम कर श्याम और हरिया जब दरबार से जाने लगे तो राजा कहने लगे, रुको हरिया। आज्ञा महाराज। हरिया तुम्हारे पुत्र गुणी है, हम इसके बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए। हमारे साथ हमारी पुत्री कौशल्या ने भी श्याम की बुद्धिमानी को स्वीकारा है। ये देख हमें लगा कि हमारी खोज पूरी हो गई है। खोज? कैसी खोज महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। हम राजकुमारी के लिए उचित वर की खोज में थे। हरिया तुम्हारे पुत्र के रूप में हमें अपने पुत्री का वर मिल गया है। राजन, ये क्या कह रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? हम ऊंच नीच को नहीं मानते हरिया, हमें बस तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ राजन जो आपको मना कर सकूं। और फिर कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से श्याम और राजकुमारी कौशल्या का विवाह संपन्न हुआ। तब पश्चात राजा ने दरबार में घोषणा किया, हमारा कोई पुत्र नहीं है, अतः दामाद श्याम को हम अपना राज्य पाठ सौंपते हैं। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए बच्चों, पढ़ाई खूब करो। और यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।